असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल चेंज को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम एवोल्यूशनरी थेरीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि एवोल्यूशनरी थेरीज़ बेसिकली होती क्या हैं। एवोल्यूशनरी थेरीज़ इस असम्पशन पे बेस्ड होती हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती है, यानी वक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी में तब्दीली आती है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है और ये पॉजिटिव चेंज होता है सोसाइटी में। ठीक है, पहले बहुत सिंपल सोसाइटी होती है, उसके बाद उसमें चेंजेस आते रहते हैं और फिर वो मॉडर्न की तरफ चली जाती है। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, कल्चरल शिफ्ट्स वगैरह, या लोग जब वो अडॉप्ट करते हैं न्यू चीज़ों को, तो इस वजह से जो है वो सोसाइटीज़ चेंज होती हैं। तो यहाँ पे कुछ थिंकर्स थे, अगस्ट कॉम्टे, मॉर्गन वगैरह, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटी जो है वो कुछ स्टेजेस से गुजर के मॉडर्न होती है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। तो वन बाय वन हम इनकी थेरीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जो कि अगस्ट कॉम्टे ने द कोर्स इन पॉजिटिव फ़िलासफ़ी में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली 3 स्टेजेस बताई थी कि इन स्टेजेस से गुजर कर कोई भी सोसाइटी जो है वो मॉडर्न या कॉम्प्लेक्स होती है। पहले सिंपल होती हैं, उसके बाद वो इन स्टेजेस से गुजर कर कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इन स्टेजेस को देख लेते हैं। इनमें सबसे पहली स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज। थियो का मतलब होता है गॉड, डिवाइन, यानी कि एक ऐसी स्टेज होती है यहाँ पे लोगों का टोटली बिलीफ होता है गॉड्स पे, यानी वो कहते हैं कि कुछ भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है उस सब के पीछे जो रीज़न है वो कोई खुदाई ताकत है, कोई डिवाइन पावर है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है। उनके पास किसी तरीके का साइंटिफिक एविडेंस या लॉजिकल थिंकिंग, कोई रीजनिंग कुछ भी नहीं था, वो हर चीज़ को एसोसिएट करते थे गॉड के साथ। ठीक है, तो ये वो रिलीजियस स्टेज है जहाँ पर लोगों के पास किसी किस्म का साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, जहाँ पे लोग हर फिनोमिना के पीछे जो है वो कहते हैं कि खुदाई ताकत वगैरह है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट आगे 3 स्टेजेस हैं। एक है फेटिशिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। फेटिशिज्म बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो रिवर हो, रॉक्स हो, सन हो, मून हो, कोई भी चीज़ हो, उनके पास डिवाइन पावर होती है। लोग उसको सेक्रेड मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन वह इस तरीके से सॉल्व होंगे। इनके पास जो है वो कोई फोर्सेस हैं जो कि हमारी लाइफ्स को कंट्रोल कर रही हैं, इस दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, यानी लोग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप करते हैं और उनका यकीन होता है कि इनके पास किसी किस्म की खुदाई ताकत है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीथिज़म पे। पॉलीथिज़म का मतलब होता है मल्टीपल गॉड्स। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि फेटिशिज़म के बाद आता है कि लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा आ जाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को पूजने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इबादत करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि हर चीज़ का एक अलग खुदा है। बारिश आ रही है तो इसका एक अलग खुदा है। ठीक है, गॉड ऑफ फायर कोई अलग है, गॉड ऑफ एयर कोई अलग है, इस दुनिया का जो है वो खुदा कोई और है। तो मल्टीपल गॉड्स को वो वर्शिप करते हैं। हिंदुइज़्म में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद है मोनोथिज़म। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है वो एक खुदा पे यकीन रखते हैं। उनको लगता है कि एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। सही है, आपकी लाइफ कंट्रोल हो रही हैं या इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक सुपर नेचुरल पावर है, एक गॉड है जो कि हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर है और अल्लाह ताला ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीथिज़म में ये होता है कि मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट आता है और मोनोथिज़म में जो है वो सिंगल एक खुदाई ताकत। तो थियोलॉजिकल स्टेज बेसिकली है यही कि यहाँ पे लोग रिलीजन पे यकीन रखते हैं। अब इसमें मतलब फेटिशिज्म में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे लोग यकीन रखते थे, पॉलीथिज़म में उनको लगता था कि मल्टीपल गॉड्स और मोनोथिज़म में एक खुदाई ताकत। उसके बाद आ जाती है सेकंड स्टेज जो कि है मेटाफिज़िकल स्टेज। इसको आप कह सकते हो कि ये एडवांस वर्जन है थियोलॉजिकल स्टेज का। ठीक है, इसको आप ट्रांजिशनल स्टेज भी बोल सकते हो। लोगों ने इस स्टेज में आके ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर दी थी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये होता है कि नॉन फिज़िकल आइडियाज़ जो होते हैं, जैसे फ्रीडम, लव, जस्टिस वगैरह। ठीक है, लोगों ने इस चीज़ पर यकीन रखना शुरू कर दिया था कि कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जो इस दुनिया को रेगुलेट कर रही हैं। यानी ये ट्रांजिशनल स्टेज थी जहाँ पर लोग खुदा पर यकीन रखते थे लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक स्टेज की तरफ भी जा रहे थे, यानी वो कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढने की कोशिश करते थे। स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके एग्जांपल है मेटाफिज़िकल स्टेज की, तो यहाँ पे क्या होता है कि थियोलॉजिकल स्टेज में ये था
कि अगर ज़लज़ला आया है तो कहा जाता था कि अर्थक्वेक जो है वो इसलिए आया क्योंकि खुदा नाराज़ है। लेकिन मेटाफिज़िकल स्टेज वाले कहेंगे कि कोई हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर किसी तरह के कोई स्ट्रक्चर हैं, कोई चीज़ है, कोई फ़ोर्सेस हैं, उनमें कोई चेंजिंग हुई है, इस वजह से जो है वो ज़लज़ला आया है। यानी यहाँ पर अभी उनके पास प्रूफ़ नहीं है कि ये चीज़ क्यों हुई है, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो रही थी, वो लॉजिकल सोचना शुरू कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके पास प्रूफ नहीं था। उसके बाद थर्ड है पॉजिटिव स्टेट, जिसको आप साइंटिफिक भी बोल सकते हो। यहाँ पे लोगों ने लॉजिक और रीज़न को ढूंढना शुरू कर दिया हर चीज़ के पीछे, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी फिनोमिना हो रहा होता था, चाहे बारिश आ रही है, चाहे ज़लज़ला आ रहा है, चाहे लोगों को की बीमारियां लग रही हैं, वो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न ढूंढते थे। उनके पास एविडेंसेस होते थे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए ताकि थेरीज़ को डेवलप किया जा सके, और हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न को प्रोवाइड किया गया। और अगस्त कॉम्टे के मुताबिक सबसे ज़्यादा एडवांस और अच्छी स्टेज यही है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं उनका बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और वो साइंटिफिक एविडेंसेस पे रिलाई कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ को ऐसे ही नहीं मान रहे, बल्कि हर चीज़ के पीछे वो रीज़न। उसके बाद सेकंड है सोशल एवोल्यूशनरी थ्योरी बाय मॉर्गन। मॉर्गन जो थे वो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने सोशल एवोल्यूशन थ्योरी जो है वो दी थी एंशिएंट सोसाइटी 1877 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटीज़ जो हैं वो कुछ स्टेजेस से गुजरती हैं, और उन स्टेजेस से गुजरने के बाद जो हैं वो डेवलप होती हैं, और हर सोसाइटी जो है वो इन स्टेजेस से गुजरती है। यानी ये यूनिवर्सल होता है और इनएविटेबल होता है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, ये चेंज आना ही होता है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम उनकी स्टेजेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सिविजरी। सिविजरी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज है। यहाँ पे स्मॉल नोमैडिक लाइफस्टाइल है, हंटिंग और गैदरिंग वाली सोसाइटीज़ हैं। कोई प्रॉपर जो है वो स्टार्ट में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, किसी किस्म का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ठीक है। तो यानी बिल्कुल नोमैडिक सिंपल हंटिंग गैदरिंग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो सिविजरी स्टेज में आती हैं। अब यहाँ पे ना तीन इसमें भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। एक थी लोअर, एक थी मीडियम और एक थी अपर। जो लोअर सिविजरी की स्टेज थी ना, यहाँ पर लोग ज़्यादातर डिपेंड करते थे गैदरिंग पे। वो जो फूड होती थी उसको गैदर करते थे, जो उनको फ्रूट्स और नट्स वगैरह पौधों के थ्रू या दरख्तों से मिलते थे वो उनको गैदर करके खाते थे, ठीक है। और नोमैडिक इनका लाइफस्टाइल था, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी, सब कुछ जो है वो शेयर करते थे आपस में। इसके अलावा कोई मैरिज के रिलेटेड रूल्स वगैरह नहीं थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वगैरह से रिलेटेड कोई रेगुलेशंस वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, और यहाँ पे भी आग जलाने का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सिर्फ जो नेचुरल उनको फूड मिलती थी उसको ही वो यूटिलाइज़ करके सर्वाइव करते थे। उसके बाद जो मीडियम स्टेज है, इसमें क्या हुआ कि लोगों ने आग जलाना सीख ली, फ़िशिंग जो है वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे। और इसके अलावा न्यू फूड आ गए, यहाँ पे स्टोन्स को एज अ वेपन यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोन्स को यूज़ किया जाता था। आग जलाना शुरू कर दी तो अब वो जो है वो कुछ तरह के फूड को बनाना भी स्टार्ट हो गए आग पे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे ये हुआ कि पहले यहाँ पे हमने कहा कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे मैरिज वगैरह से रिलेटेड, तो सिबलिंग्स मैरिज भी होती थी, जो कि यहाँ पे आके इसको रोक दिया गया। उसके बाद अपर स्टेज में क्या हुआ कि बो और एरो का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर जो है वो लोगों ने प्रॉपर हंटिंग स्टार्ट कर दी, जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। आग जलानी उन्होंने पहले सीखी हुई थी, तो उन्होंने जो है वो अब जानवरों को भी एज ए फूड यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इन तीन स्टेजेस से गुजर के वो नेक्स्ट की तरफ गए। यहाँ पे सिविजरी में बेसिकली यही है, नोमैडिक लाइफस्टाइल, हंटिंग भी, गैदरिंग भी, आग जलाना भी इसी स्टेज में सीख गए, और इसके अलावा जो है वो बोज़ और एरोज़ का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट प्रिमिटिव स्टेज है। उसके बाद सेकंड स्टेज है बार्बरिज्म। बार्बरिज्म बेसिकली स्टेज में हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये ट्रांजिशनल स्टेज है, दरमियानी स्टेज। इस तरीके से अगस्त कॉम्टे ने तीन स्टेजेस बताई थी, उसमें मेटाफिजिकल ट्रांजिशनल स्टेज थी। यहाँ पे बार्बरिज्म है, यहाँ पर लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, लोग सेटल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सेटल हो रही थी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेटल हुई, लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स को, और फूड सोर्सेज उनके लिए बढ़ गए। कम्युनिटीज़ सेटल होना स्टार्ट हो गई, जहाँ पे उन्होंने अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वहीं पे जो है उन्होंने अपने घर बना लिए छोटे मोटे, वहीं पे वो सेटल हो गए, ठीक है।
और इस तरीके से जो है वो सोसाइटीज़ आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होती गई और स्पेशलाइज्ड लेबर आ गई। पहले ये था कि वो जहाँ पे उनको फूड मिलती थी वो वहाँ जाके जो है रहना शुरू कर देते थे, नोमैडिक लाइफ़स्टाइल था। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। कुछ जो है वो टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट हुई और लोगों ने जो है वो जब जानवरों को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया या फार्मिंग स्टार्ट की, एग्रीकल्चर ज़रा स्टेबल हुई, तो फिर जो है उन्होंने प्रॉपर रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसमें भी जो है वो 3 इसमें डिवाइड किया गया है, लोअर स्टेज में, मिडल में और अपर में। लोअर में ये था कि यहाँ पर जो है वो प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, पोल्ट्री का काम स्टार्ट हुआ था और इसी से ही जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये वाली स्टेज स्टार्ट हुई थी बार्बरिज़म, ठीक है। मैट्रिलिनियल क्लेन्स थे, यानी आपको आपकी मदर की उसे पहचाना जाता था, ठीक है। यानी आप जैसे अब बैटरी लीनियल है ना, अब वो मैट्रिलिनियल थी, वहाँ पे आप अपनी माँ की नस्ल से जाने जाते थे। कम्युनल जो है ओनरशिप होती थी। क्लेन एक्सोगेमी थी, यानी कि आप अपने क्लेन से बाहर शादी कर सकते थे। उसके बाद मिडल में ये हुआ कि एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, पैट्रीलिनियल क्लेन्स हो गए, ठीक है। यानी अब आप अपने बाप के नाम से जाने जाते हो। इंडिविजुअल ओनरशिप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, मल्टीपल मैरिज का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो अपर बार्बरिज़म है, यहाँ पे आयरन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी अब उनसे टूल्स बनाए जाने लगे ताकि जो है वो ज़्यादा जानवरों को हंट किया जा सके, या फिर जो है वो हल वगैरह बनाए गए। मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड टूल्स थे, आयरन की मदद से वो बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब औज़ार बनाने स्टार्ट किए। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो राइटिंग का काम स्टार्ट हो गया, रिकॉर्ड कीप किए गए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपर बार्बरिज़म में। यहाँ पे इनकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, एंशिएंट ग्रीक्स हो गए, एंशिएंट इजिप्शियंस वगैरह हो गए, यूरोपियन सोसाइटीज़ वगैरह, ये बार्बरिज़म स्टेजेस में आती हैं। उसके बाद आ जाती है सिविलाइजेशन की स्टेज। सिविलाइजेशन की जो स्टेज है ये मोस्ट एडवांस्ड है, मॉडर्न है, कॉम्प्लेक्स है। जैसे आज की सोसाइटीज़ हैं वो सिविलाइज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी यूज़ हो रही है, टूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है। आपको अर्बन सेंटर्स नज़र आएंगे, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, कोर्ट्स, हर चीज़ के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट बन के आया हुआ है सामने, ठीक है। यानी हर चीज़ जो है वो प्रॉपर एक वे में चल रही है, एक सिस्टमेटिक सोसाइटीज़ हैं ये। तो मॉर्गन ने कहा था कि ये वाली जो सोसाइटी है ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे लोग जो हैं वो मतलब प्रॉपर इंजॉय कर रहे हैं कल्चरल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट को, सही है। जैसे मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, अर्बनाइज्ड कल्चर वगैरह, वो सिविलाइज्ड हैं। यहाँ पे आके आप बस ये सोच लो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, सोशल स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ जो है वो प्रॉपर हो, तो वो होती हैं सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड नेशंस। तो बेसिकली मॉर्गन ने क्या बताया था कि 3 स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के ह्यूमन सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई हैं। सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन, ये प्रिमिटिव और नोमैडिक लाइफस्टाइल। बार्बरिज्म में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टार्ट हुआ और सिविलाइजेशन में जो है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं जिसमें आज के दौर में हम रह रहे हैं, जहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर एक वे में जो है सिस्टमेटिक अंदाज में रन हो रही है, ठीक है। यानी मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। उसके बाद नेक्स्ट थेरी है सोशल एवोल्यूशन थेरी बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। ये डार्विन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है, यानी इंसान इवॉल्व हुए, इसी तरह से इंसानों की सोसाइटीज़ भी इवॉल्व हुई हैं। उन्होंने डार्विन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया था ह्यूमन सोसाइटीज़ पे। अच्छा, अगस्ट कॉम्टे की थेरी पे और सोशल एवोल्यूशन थेरी बाय हर्बर्ट स्पेंसर, इन पे डिटेल ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने, मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे बस बेसिक बेसिक चीज़ें मैं इसकी बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई हैं। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, इसी तरह से ह्यूमन सोसाइटीज़ के भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। हमारी सोसाइटी का भी रेगुलेटिव सिस्टम होता है, सस्टेनिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है। और यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, सिंपल कंपाउंड, डबल कंपाउंड और ट्रिपल कंपाउंड। और ये स्टेजेस थी कि कैसे जो है वो सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई हैं।
सबसे पहले है सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी बहुत प्रिमिटिव नोमैडिक लाइफस्टाइल, ठीक है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे हेडमैन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लोग कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रह रहे, कोई सोशल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का नहीं है, सिंपल सा है। कुछ लोग हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। कोई लीडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो एक सिंपल सा लाइफस्टाइल लोगों का है, ये सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड सोसाइटीज़ पे। कंपाउंड सोसाइटीज़ ये है क्लैन सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं तो एक क्लैन बन जाता है। यहाँ पे चीफ भी होता है, हेडमैन भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये सिंपल से थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी सी उसकी निस्बत कॉम्प्लेक्स होती है। स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क उसकी निस्बत यहाँ पे ज़्यादा होता है ये भी अभी सिंपल, लेकिन ये उससे थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फैमिलीज होती हैं, वो मिल के जब रहती हैं तो एक क्लैन बन जाता है। रेगुलेटिव सिस्टम में यहाँ पे वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट चीफ मैन वगैरह हो सकता है, लोकल चीफ वगैरह, जो कि जिनके पास अथॉरिटी होती है, जो डिसीजन लेते हैं, सही है। इंटरनल ट्रेड वगैरह हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपाउंड सोसाइटी में होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं डबल कंपाउंड सोसाइटी में। डबल कंपाउंड सोसाइटी जो है यहाँ पे ट्राइब्स बनते हैं, यानी डिफरेंट क्लैंस जब मिल जाते हैं तो वो ट्राइब बन जाते हैं। ये लार्जर होते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क भी होती है। इसको आप किंगडम सोसाइटी भी बोल सकते हो। डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिफाइंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी सारे रिलीजन भी अब यहाँ पे मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह, पॉलिटिकल स्टेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। रेगुलेटिव अथॉरिटीज़ मतलब यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बेसिक कम्युनिकेशन चैनल जो हैं, जैसे रोड वगैरह हो गए, वो सिटीज़ और टाउन्स के दरमियान बन जाते हैं ताकि ट्रेडिंग जो है वो ईजी हो जाए और मार्केट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी पे। ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी जो है यहाँ पे नेशंस बनती हैं। जब डिफरेंट ट्राइब्स मिल जाते हैं तो नेशंस बनती हैं, जो कि मॉडर्न होती हैं, मल्टीकल्चरल होती हैं, डेमोक्रेटिक होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग मिल के रहना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि रेगुलेटिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। बाकी स्टेजेस की निस्बत ये ज़्यादा डिवेलप्ड हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो रेगुलेटिव सिस्टम है, पॉलिटिकल लीडर्स, लेजिस्लेचर, लार्ज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन बन जाता है। लॉज और पॉलिसीज़ वगैरह आ जाती हैं ताकि जो है वो सोसाइटी को कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखा जा सके। इसके अलावा कह रहे हैं कि मल्टीपल मीडियम्स होते हैं इंडिविजुअल के लिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। टीवी, रेडियो, टेलीफोन्स वगैरह। ट्रेडर्स जो हैं वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एडवांस होती है, आप ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हो। तो जैसे आज की सोसाइटीज़ हैं, जो नेशंस बनी हुई हैं, ये सारा कुछ है वो ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी में होता है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो है वो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सोसाइटी का भी बताया था कि किस तरीके से मिलिट्री सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई थी इंडस्ट्रियल में। दो थी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल। मिलिट्री सोसाइटी जो थी वो रिजिड थी, वहाँ पे लोग जो है वो डिफेंस के लिए काम करते थे। अथॉरिटी जो है वो होती थी स्टेट के पास और लोगों से फोर्सफुली काम कराए जाते थे और स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस थे जिन्हें लोगों को फॉलो करना होता था। वो सोसाइटीज़ कन्वर्ट हुई थी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्या थी, यहाँ पे जो है वो पीस और वेलफेयर के लिए काम करती थी। लोगों के राइट्स के लिए काम किया जाता था, इंश्योर करती थी ह्यूमन राइट्स को, वॉलंटरी वर्क को प्रमोट करती थी और स्टेट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं होता था, फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, ठीक है। मिलिट्री से इंडस्ट्रियल में इस तरीके से इवॉल्व हुई थी। ये जो मैंने लेक्चर पहले अपलोड किया हुआ है उसमें डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आज की सारी हम इन थेरीज़ का डिस्कस करें कंक्लूजन को, तो एवोल्यूशनरी थेरी सोशल चेंज की बेसिकली क्या कहती हैं कि सोसाइटी जो है वो लीनियर वे में प्रोग्रेस करती है, ग्रेजुअल चेंज आता है, कुछ स्टेजेस से गुजरती है और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चेंज होती है। उन फैक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कल्चरल शिफ्ट, चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जो थिंकर्स हैं, अगस्ट कॉम्टे, लेविस हेनरी मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह, इन्होंने कहा था कि सोशल चेंज जो है वो एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, वक्त के साथ साथ आता है। सोसाइटी जो है वो इन्वायरमेंटल और कल्चरल चैलेंजेस को फेस करती हैं, अडॉप्ट करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांस हो जाती हैं और मॉडर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।